नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट चैनल दी टॉक ऑफ द टाउन में। यहाँ पे आज हम आए हुए हैं अकबरपुर इंटर कॉलेज और हम बात करेंगे अकबरपुर इंटर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक एवं प्रधानाचार्य भारत सिंह राजावत जी के साथ। और हम इनका अनुभव देखेंगे किस प्रकार इन्होंने अकबरपुर इंटर कॉलेज को एक नई कीर्तिमान पर ले जाने का काम किया, क्या समस्याएं ये फेस करते हैं, क्या इनका संदेश है बच्चों के नाम पे, कैसा अनुभव रहा है, क्या शासन और प्रशासन और अभिभावकों से इनकी गुहार है, हम साझा करेंगे ये सारा अनुभव आपके साथ। तो जुड़े रहिए। स्वागत करते हैं भारत सिंह राजावत जी का। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे जी। जैसा कि हमने देखा भी आपके विद्यालय में छात्र संख्या बहुत है, यहाँ पर बच्चे टीचर्स के साथ एक अलग जुड़ाव है, लेकिन कहीं ना कहीं हम विद्यालय में आने वाली चुनौतियों और शिक्षा में के क्षेत्र में होने वाली जो दिक्कतें आती हैं, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप कैसे उनको अच्छे से निपटाते हैं, क्या क्या बाधाएं आप देखते हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका स्कूल राइट टू एजुकेशन और अन्य नीतियों के तहत जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी मदद कैसे करता है? उन बच्चों को मैं छांट लेता हूँ पहले से जी। स्थितियाँ पूरी क्लास बाय क्लास छांटता हूँ कक्षा अध्यापक के माध्यम से कि किन बच्चों की पिताजी क्या करते, माता पिता क्या करते हैं या मजदूरी करते हैं, ये पूछ लेता हूँ। किसी के माता पिता नहीं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनको मैं छांट लेता हूँ, कमजोर बच्चों को। और उन बच्चों को छांटने के बाद उनकी पुस्तकों की व्यवस्था विद्यालय से होती है और उन बच्चों की फीस भी माफ की जाती है, जो फीस माफ करने योग्य होती है जा करके। और एडमिशन मैं सबका करता हूँ, क्योंकि सब शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, तो सरकारी विद्यालय मैं सबको भर्ती कर लेता हूँ विद्यालय में। तो विद्यालय में एडमिशन कराने का कोई प्रक्रिया होती है या कोई टेस्ट कराते हैं, कैसे एडमिशन कैसे होता है विद्यालय में? छात्र संख्या यहाँ की गुणवत्ता शिक्षा की ठीक है, सरकारी विद्यालय है, तो इसका संदेश समाज में ठीक गया है। क्योंकि विद्यालय का संदेश जब समाज में सही जाता तभी विद्यालय सही चलता है। ठीक बात है। और ये जहाँ पर हम बैठे हुए यहाँ पर, क्योंकि ये जिले का मुख्यालय है और यहाँ पर नवोदय विद्यालय भी है, केंद्रीय विद्यालय भी है और बहुत विद्यालय इंग्लिश मीडियम भी खुले हुए यहाँ पर है। इनसे चुनौती हमें लेना है तो पढ़ाई से ले सकते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। सभी शिक्षक, अधिकांश शिक्षक सब मेरे आयोग के आए और सब शिक्षक क्वालिफाइड है, तो पढ़ाई पर फोकस करते हैं, तो पढ़ाई का संदेश समाज में जाता है। तो छात्र संख्या यहाँ बढ़ती जा करके संख्या बढ़ती है, एडमिशन समस्याएं आ जाती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट रख देता हूँ। जैसे 9th के फॉर्म जमा कराएंगे, उनका मैं टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट के बाद कुछ सेक्शन अच्छे बना लेता हूँ, जो अच्छे बच्चे निकलते हैं उनको छांट लेता हूँ। कुछ बच्चे कम अच्छे होते हैं तो वो सेक्शन अलग करता हूँ, तो उनकी पढ़ाई का सिस्टम अलग अलग से रखता हूँ। जैसे कम अच्छे बच्चे हैं तो उनको बेसिक ज्ञान शुरू करता हूँ पढ़ाई, तो लेकिन उसी रास्ते बच्चे को ले जाता हूँ, तो बच्चे आ जाते हैं। और इस तरह से विद्यालय में पढ़ाई का सिस्टम अच्छा रहता है और शासन भी मेरा सहयोग करता है। यहाँ पर शासन की जो जितनी योजनाएं होती हैं सब लागू होती हैं। बच्चों की सरस भी सबको मिलता है, बच्चों को यहाँ कन्या सुमंगला में लाभ मिलता है, बच्चों को यहाँ मिड डे मील में खाना भी बनता है, इसलिए यहाँ संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन छात्रों की संख्या तो यहाँ पे लगभग 4000 है। हाँ, 4000 तो 4000 बच्चों के मिड डे मील की व्यवस्था। मिड डे मील में 421 बच्चे हैं जूनियर में। अच्छा। तो उसमें कुछ बच्चे खाते भी नहीं है। अच्छा। लगभग 200-225 बच्चे खाते हैं। हाँ। तो बच्चे खाना स्वयं लाते हैं। टीचर्स तो भी खाते हैं क्या उसमें? हाँ, टीचर्स नहीं खाते, लेकिन मैं खाता हूँ। अच्छा, मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ खाना कैसे बना है। अच्छा, मैं देखता हूँ। तो मतलब आपके खाने गुणवत्ता मैं खाऊंगा तब बच्चे खाएंगे। अच्छा, पहले आप स्वयं खाना खाते हैं, फिर जो बच्चे हैं वो भोजन पाते हैं। बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छात्रों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं या छात्रवृत्तियां हैं जो उपलब्ध हैं और बच्चों को उनके बारे में कैसे सूचित किया जाता है? सर यहाँ पर क्योंकि प्रार्थना में बच्चों को सब बता दिया जाता है और जगह जगह पर ब्लैक बोर्ड लिख दिया जाता है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाएंगे, उसका ये है, कन्या सुमंगला योजना है, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है, श्रम मंत्रालय से छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती है। और ये मान लिया कि विद्यालय में बच्चे 1800 बच्चों को छात्रवृत्ति पिछले वर्ष मिली थी। छात्रवृत्ति बच्चों के अधिकांश सबको मिलती है जो बच्चे उसके पात्र होते हैं, और क्लास टीचर के माध्यम से कक्षा में बताया जाता है कि इसकी ये पात्रता है और ये बच्चे स्कॉलरशिप भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट ये होगी जा करके। और इसलिए अधिकांश बच्चे यहाँ सब सर पाते भी, स्कॉलरशिप पाते भी हैं। अच्छा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग भी मेरा सहयोग करता है इसमें, विद्यालय का। अच्छा। हाँ, सहयोग करता है। आपको कभी, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे पता किया कि आपका अकबरपुर इंटर कॉलेज छात्र संख्या सबसे ज्यादा है पूरे क्षेत्र में, सबसे ज्यादा छात्र संख्या आपके विद्यालय में है, अच्छा रिजल्ट भी इस विद्यालय से जाता है, और आपके विद्यालय के जितने भी टीचर हैं आपने ट्यूशन पे पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी हमारा टीचर निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। तो जितने भी निजी विद्यालय हैं उनकी तरफ से विरोध भी आपको आता होगा? बहुत विरोध आता है, क्योंकि विद्यालय बंद हो गए अधिकांश सब।
अच्छा। छात्र संख्या क्योंकि जब 4000 हो जाएगी, जितने विद्यालय आसपास है तो वहाँ बच्चे हो गए, 0 हो गए। तो कुछ विद्यालय तो बिल्कुल बंद हो गए, जैसे अहिल्याबाई बगल में बंद हो गया। तो क्योंकि बच्चों की गुणवत्ता जो शिक्षा होती है, बच्चा पढ़ने यहीं पर पहले आता है, जब यहाँ नहीं विषय तब बाहर जाता है वो। तो विरोध भी करते हैं, हमारा हर काम में विरोध करते हैं, लेकिन वो विरोध सफल नहीं हो पाते हैं। सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? बच्चे और गार्जियन मेरे सब साथ रहते हैं यहाँ पर। जब पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे भी साथ रहते हैं और संरक्षक भी सब उनके बच्चों के साथ रहते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में डिजिटलाइजेशन को लेकर के स्मार्ट क्लासेस वगैरह, स्मार्ट बोर्ड जो बोर्ड होते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था अभी शुरू की गई है? ये भी नहीं शुरू की गई है, क्योंकि देश हमारा तकनीक की तरफ बढ़ रहा है। हम हर चीज में डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, 1 रुपए का पेमेंट भी हम करते हैं तो ऑनलाइन करते हैं। तो जब सरकार डिजिटलाइजेशन के लिए इतना बढ़ावा दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होने चाहिए? असल में विद्यालय सरकारी विद्यालय है, तो सरकारी विद्यालयों में इतनी सुविधाएं नहीं बन पाती, जाकर के धन का भाव भी रहता है, फीस चूंकि अली नहीं जा सकती है। सरकारी विद्यालय में सरकारी फीस से काम चलाना है, तो ये व्यवस्था भी हम नहीं लागू कर पाए विद्यालय। नहीं तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारी जो हैं शिक्षा विभाग के, उनके पास जाकर के अपनी एक मांग तो रख ही सकते हैं। रख सकते हैं। तो मतलब अगर ऐसा हमारी तरफ से कोई प्रयास, हम भी चाहते हैं भारत सरकार से भी, कि अगर आप चाहते हैं कि देश का भविष्य अच्छा हो, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में उनकी व्यवस्था कराइए। बिल्कुल सही। निजी स्कूल्स में हमें डिजिटल बोर्ड देखने को मिलते हैं, डिजिटल क्लासरूम देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू वो क्लास कराते हैं। लेकिन अगर वही काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं और सरकारी स्कूल करने लगेंगे, तो शायद सरकारी स्कूलों में आज के समय में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे सवाल पे हम आपसे बढ़ेंगे कि कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण या कैरियर काउंसलिंग जैसी चीजों के लिए आपके विद्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था है बच्चों के लिए? हाँ, कैरियर काउंसलिंग हमारे यहाँ होती है। कैरियर काउंसलिंग में क्योंकि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर, यूपीएससी वाले भी आते हैं, और सरकारी जितनी योजनाएं होती है उनमें काउंसलिंग होती है हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब काउंसलिंग बच्चे क्या करना है इंटर के बाद क्या तुम्हें करना है, और ये मैं स्वयं बताता भी हूँ, अध्यापक भी सब बताते हैं यहाँ पर कि तुमको इंटर के बाद एनडीए में जाना है, एयरफोर्स जाना है, कि टेक्निकल में जाना है, बीटेक करना है, कि नीट करना है, बताया जाता है यहाँ पर। अच्छा। और काउंसलिंग होती भी है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे नियमित कक्षाएं तो चलती हैं, हर विद्यालय में चलती हैं। आपके विद्यालय में जब बोर्ड परीक्षा आती है, तो बोर्ड परीक्षा में बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव होता है परीक्षा को लेकर के, जो कि सामान्य होता है। तो आपके विद्यालय में बोर्ड परीक्षाएं जब आती हैं, तो उसको लेकर के कोई विशेष तैयारी बच्चों की कराई जाती है? जी, विशेष तैयारी कराते हैं, और ये बच्चों को इतना समझाते हैं हम लोग, इतना उनका उत्साह बढ़ाते हैं परीक्षा में कि बच्चा ये फील न करे हमको परीक्षा देने जाकर, उसको भय ना परीक्षा से रहे, और उत्साह बढ़ा करके उनके भय को दूर करते हैं हम लोग। और ये बताते हैं जाकर के कि देखिए बेटा, हम लोग परीक्षा देकर इस तरह से आए, ऐसे किया, और कहानी सुना कर उनको हम उत्साह बढ़ाते हैं बच्चों का। और पढ़ाई में चूंकि फोकस अच्छा रहता है, तो बच्चा घबराता भी कम यहाँ पर है। रिजल्ट भी अच्छा था, 100% रिजल्ट आता है यहाँ का। अच्छा, मोबाइल आज के समय में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होता चला जा रहा है, जो मोबाइल का एक एडिक्शन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब सर मोबाइल हमारे यहाँ तो अलाउ नहीं, विद्यालय में तो अलाउ मोबाइल नहीं करते हैं, यहाँ तो अलाउ नहीं है, क्योंकि चेकिंग होती है, मोबाइल कोई बच्चा नहीं ले सकता है। किसी बच्चे को बात करना तो अच्छा अध्यापक का मोबाइल घर में दे देता है, नंबर मेरा दे देता है, कोई बच्चा बच्ची मुझसे बात करा सकता है अपने घर की, बच्चा स्वयं मोबाइल यहाँ तो नहीं लाता। अक्सर हम देखते हैं समाज में कि प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकारी स्कूलों के बच्चे बड़ा उद्दंड और खुश मिजाज टाइप के होते हैं, तो उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए आप विद्यालय का और शिक्षकों का क्या प्रयास है आपके विद्यालय की तरफ? प्रयास प्रार्थना सर शुरू जाता है, हम देखा होगा प्रार्थना में उनको समझाया जाए, प्रार्थना आधा घंटे की होती है, और उसी प्रार्थना में उनको रोज सब बताया जाता है जाकर के। और चूंकि विद्यालय की गरिमा अच्छी हो गई है और पूर्व छात्रों सम्मेलन कराते हैं, तो पूर्व छात्र जब आते हैं तो विद्यालयों को बच्चों को बताते हैं आकर के मैं ऐसे पढ़ा था, अगर यहाँ तुम पढ़ोगे ये बन जाओगे, तो बच्चों के अंदर उत्साह भी जागृत हो जाता है कि नहीं हमें कुछ करना है जाकर के। और चूंकि जितना अच्छा बच्चा होगा इंटरमीडिएट में, सब पढ़ने मेरे यहाँ जाता है आसपास। नहीं, अकबरपुर इंटर कॉलेज का इतिहास कितना देश को दिया है, अकबरपुर इंटर कॉलेज ने एक से एक अच्छे छात्र यहाँ से दिए हैं, तो उसको प्रेरणा कैसे मिलती है आपको? क्योंकि शिक्षकों को आज के समय में बहुत से आरोप झेलने को मिलते हैं कि सरकारी टीचर तो पढ़ाने नहीं चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है। हमारे यहाँ तो सर चूंकि ऐसा लागू नियम है ये कि सब लोग समय से आएंगे, सब लोग समय से घंटे में जाएंगे, बस जब घंटा लगेगा तो 2 मिनट के लिए बच्चे बाहर पानी पी सकते हैं आकर के, ये हमारा छूट है, फिर घंटे में चले जाएंगे। और इसमें हम भी कुछ टाइट रहते हैं, मैं सब कुछ तो साइन करता हूँ, पढ़ाई में बच्चों की मतलब अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन का और टीचर्स का तालमेल कैसा है आपस में? हमारे यहाँ सब अच्छा सर है, बहुत अच्छा। क्योंकि कई बार देखते हैं विद्यालयों में कि
टीचर की या तो आपस में नहीं पड़ती है, या प्रिंसिपल से नहीं पड़ती है, या प्रबंधन से नहीं पड़ती ऐसा है। होता है जब सबके यहाँ समानता का व्यवहार होता है तो फिर गड़बड़ नहीं होता है। यहाँ पर समानता का व्यवहार होता है और प्रबंध तंत्र का यहाँ पर दखल नहीं परसेंट रहता है। अच्छा। मैनेजमेंट ये नहीं चाहता कि हमको विद्यालय से कोई चीटिंग हो, मैनेजमेंट ये चाहता है विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई के बोलो बस। किसी शिक्षक कोई काम नहीं रोकते हैं, ना किसी शिक्षक के साथ कोई भेदभाव करते हैं। और सर वही मैं भी करता हूँ, कोई भेदभाव नहीं शिक्षक के साथ में करता हूँ। बस ये सोचता हूँ जो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है तो उसको उसी का ज्यादा हम लोग लाइक करते हैं कि यार अच्छा पढ़ाता है। और जो अच्छे शिक्षक कम अच्छा पढ़ाते हैं उनको समझाते हैं कि पढ़ के आइएगा, अगर पढ़ के नहीं आओ तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब अच्छी पढ़ाई हम करेंगे तभी तो सफल आगे हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक शिक्षक ना कि सिर्फ शिक्षक बनने तक पढ़ता है, बल्कि शिक्षक बनने के बाद जितना वो छात्र को पढ़ाता है उससे कहीं ज्यादा पहले तैयारी वो स्वयं की करके आता है। पढ़ाना आज के समय में सबसे कठिन बात है, क्योंकि 3 घंटे की क्लास चल रही है, वो तो सिर्फ उस समय दिख रही है। 3 घंटे उसके पीछे की मेहनत वो जो घर पे करके आए हैं, स्वयं पढ़ना पड़ता है। पढ़ाने से पहले स्वयं पढ़ना पड़ता है। तो एक शिक्षक बनने से पहले तो पढ़ता ही पड़ता है, और जब तक वो शिक्षक रहता है तब तक पढ़ता रहता है। तो दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपके विद्यालय में शिक्षा के अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इसमें आपके बच्चों को कैसे? सर मेरे विद्यालय के बच्चे राज्य स्तर पर खेलने जाते हैं, चाहे दौड़ एथलेटिक्स हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल फुटबॉल हो, मतलब राज्य स्तर पर जाते हैं बच्चे खेलने के लिए यहाँ पे। इसमें चूंकि स्टेडियम हमारे पास में है तो बच्चे स्टेडियम से सब कनेक्टेड यहाँ रहते हैं, तो स्टेडियम बच्चे खेलने जाते हैं शाम को सब। तो बच्चों का तो अभ्यास होता है, कोई टूर्नामेंट होता है जनपद स्तर का हो चाहे प्रदेश का, मेरे बच्चे जरूर भाग लेते हैं जाकर। ऐसी कोई मदद जो आप शासन और प्रशासन से मांगना चाह रहे हो बच्चों के लिए? अब सर मदद तो शासन से मांगते नहीं, शासन से सरकारी विद्यालय मिलता कुछ नहीं है। हाँ। सरकारी विद्यालय सब स्वयं वहन करना पड़ता है। नहीं, सरकारी विद्यालय में ऐसा तो नहीं है, छात्र संख्या के छात्रांक के आधार पे पैसा तो मिलता ही है सर, ऐसा तो नहीं है कि पैसा फीस मिलती सर। हाँ। फीस मिलती है, वही जो सरकारी फीस होती है। हाँ। वो मिलती है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है? पैसा नहीं। अभी आप हमने देखा तो मुख्यमंत्री जी ने अभी एक 1.25 करोड़ रुपया दिया है, इसमें प्रोजेक्ट अलंकार में दिया है रुपया मिला, अलंकार योजना के तहत आपके विद्यालय को 1.25 करोड़ रुपया अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए, उसका कार्य अभी शुरू है, बन रहा है, चल रहा है। तो जैसा कि हम देखते हैं आमतौर पर सरकारी विद्यालयों में कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं ये समय समय पर जांच करने आते रहते हैं, तो सीधी सी बात है आपके विद्यालय में भी जांच करने आते रहते होंगे, तो कैसा रहता है मानक? सर मानक ठीक रहता है मेरे यहाँ का। नहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का चेक करने का मानक कैसा रहता है? सर हर चीज देखते हैं, अगर जिस दिन जैसे आज बेटी के साथ दौड़ा हो गया तो हर कमरा को देखते हैं कि क्या उपस्थिति इनकी है, मतलब कितने लड़के पंजीकृत थे, कितने बच्चे आज आए हुए हैं, और सब पढ़ाई की व्यवस्था भी देखते हैं, बच्चों से पूछते भी आ करके हैं कि क्या पढ़ाई हो रही, कोई बच्चे कोई समस्या है, समय से घंटे लगते हैं नहीं लगते हैं, कोई घंटा नहीं पढ़ाया जाता है, कब छुट्टी होती, सब मानक देखते हैं करके, सब रजिस्टर भी चेक करते हैं, प्रेजेंटेशन रजिस्टर भी देखते हैं, फीस भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में ही क्यों जांच के लिए जाते हैं? आज तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी प्राइवेट स्कूल में। सरकारी विद्यालय का प्रिंसिपल और सरकारी विद्यालय अध्यापक इनके दबाव में रहता है। हाँ। तो दबाव चूंकि हम गवर्नमेंट के हैं, मैं वही जानना चाहता था कि दबाव रहता है? दबाव सर ये रहता है कि हम लोगों को कार्रवाई हो सकती है गलत काम अगर करेंगे। हाँ। और प्राइवेट में क्या कार्रवाई, वेतन रुक जाएगा कि कुछ हो जाएगा जाकर के। मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि जब सरकारी विद्यालयों में सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर के इतने अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, टीचर्स की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, अच्छा खासा मानदेय सरकार देती है टीचर्स को, तो पेरेंट्स के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आती है कि वो अपने जेब से एक मोटी रकम निजी विद्यालयों को देते हैं, ट्यूशंस भी पढ़वाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय की तरफ अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते? सरकारी विद्यालय में अधिकारियों को विश्वास नहीं गया है। सरकारी विद्यालयों का जो मानक पढ़ाई का हो गया बिगड़ गया है। जैसे राजकीय विद्यालय खोले गए जाकर के, तो अब अध्यापक कम से कम सर 6 तो होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। किसी राजकीय विद्यालय में शिक्षक 2 हैं, सब्जेक्ट 6 होते हैं, तो अध्यापक पढ़ाई सब विषय नहीं हो पाती है विद्यालयों में। तो इसका जो रुझान है सरकारी विद्यालयों को, बच्चों का गार्जियन का, वो खत्म हो रहा धीरे धीरे। हम लोग सर प्रयास करते हैं इन विद्यालयों की कोई घंटा न खाली रहे और सब विषय मन से पढ़ाया जाए, तो गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए तो बच्चे मतलब जो हमारे इसको कैसे सुधारा जा सकता है? मतलब बाकी आप एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पे कार्यरत हैं, तो आप बाकी सरकारी संस्थानों को क्या सलाह देंगे? सर सबसे पहला काम सर ये है कि हर विषय का अध्यापक अच्छा स्कूल में होना चाहिए। हर विषय का अध्यापक अगर विद्यालय में नहीं होता है तो सर विद्यालय ठीक नहीं हो सकता है। और सर दूसरी बात, अध्यापक प्रिंसिपल को भी अधिकार होना चाहिए कुछ कार्रवाई करने का अध्यापक पर, कर्मचारियों पर। प्रिंसिपल को अधिकार नहीं करने कुछ है, क्यों नहीं सर है? जैसे हमारा विद्यालय मैनेजमेंट को अधिकार है, डीएस को अधिकार होता है, प्रधानाचार्य को अधिकार होना चाहिए। किस तरीके के अधिकार होना चाहिए? किसी का अध्यापक प्रिंसिपल
ऐसा अधिकार सर होना चाहिए कि प्रिंसिपल से अध्यापक को भय होना चाहिए, ये कार्रवाई हो जाएगी। प्रिंसिपल से अध्यापक भय नहीं मानता है कई विद्यालयों में। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि सब काम डीआईएस देखता है, जिला विद्यालय निरीक्षक है या जेडी, उनके पास जाता है तो वो सब अपना काम मिलकर वहां से करा लेते हैं जाकर के, और प्रिंसिपल को अलग कर देते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी देखा था कि एक प्रधानाचार्य जी ने डीआईओ साहब को, एक महिला टीचर के समर्थन में उनका झगड़ा हो गया था, बड़ा सीसीटीवी वायरल भी हुआ, आपने देखा भी होगा उसको, एक महिला टीचर के समर्थन में। तो ये गतिविधियां समाज में एक अच्छा संदेश नहीं डालती? नहीं सर, गलत नहीं सर, एकदम गलत है सर, ये सर नहीं होना चाहिए। आप एक शिक्षक, विद्यालय में सर नहीं होना चाहिए सर ये, फिर बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है वो टेस्ट के आधार पे होता है। अब सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र में सबसे अच्छा विद्यालय है, तो जो प्रशासनिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर आता है? किसी प्रकार का फोन आता हो कि गुरुजी एडमिशन करा दीजिए? मैं कर लेता हूँ, मानना पड़ता है, बात मानना पड़ता है। मान लीजिए विधायक जी फोन करते हैं तो बच्चों का एडमिशन होना है, तो वो टेस्ट में फेल होंगे तो एडमिशन हो जाएगा। अरे सर, अब कुछ तो करना पड़ेगा, विद्यालय चलाना है सर। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो विद्यालय बंद करा देंगे? नहीं, ये सब नहीं करा पाएंगे, लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि है, ज्यादा नहीं कहते, लेकिन अब एक दो करिए तो सब मानना पड़ता है। तो अगर वो बच्चा टेस्ट में फेल भी हो गया है तो भी एडमिशन कर देते हैं? एक लेसन बनाना पड़ता है हमको, सबको देखना पड़ता है, समाज को भी देखना पड़ता है। मतलब आप ये सीधे कहना पड़ता है। चलिए ठीक है। अगर आपको सरकारी शिक्षा नीति में कोई सुधार करना हो तो कौन सा सुधार आप करना चाहेंगे? सर हमें सरकार वही बता, सरकारी शिक्षा नीति में जो विषय रखे गए हैं ये मेरे हिसाब से सही नहीं रखे गए। जैसे कि सर, जैसे सब सब्जेक्ट, फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे मैथ ले लो, सर एक किताब चलती है केवल। और पहले हम लोग जब पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे, देखा होगा, हर विषय के 2 पेपर होते थे। मैंने खुद गणित की 6 किताबें पढ़ी हैं। वही मतलब सर, 3 पेपर गणित के होते थे। एक पेपर कर दिया है, मान लो किसी बच्चे का एक पेपर खराब हो गया, तो खत्म हो गया जाकर के। पहले वो 3 पेपर होते थे। अगर किसी सब्जेक्ट में हम कमजोर रहे किसी पेपर में, तो अन्य पेपर में अच्छे नंबर ले गए तो हम सफल हो जाते जाकर के। तो वही केमिस्ट्री कर दिया, एक पेपर कर, फिजिक्स भी एक कर दिया, हिंदी में एक कर दिया। सर ये सरकारी शिक्षा हमें समझ बात नहीं आती है, पेपर उसी पैटर्न होने चाहिए। यही कारण है कि जब हम आज के बच्चों को देखते हैं, अक्सर समाज में ये सुनने को मिलता है कि हमारे जमाने का कक्षा 6 का पास आज के जमाने के हाई स्कूल के बराबर है, क्योंकि सिलेबस को छोटा करते चले जा रहे हैं। और जितना सिलेबस छोटा होता जा रहा है, हम देखते हैं कि अगर निजी स्कूल्स की उठा करके बात करें, 90%, 92% ये लाना बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया। तो मार्किंग सिस्टम कुछ सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहे हैं? सर ऐसा वो सब पेपर 1 हो गया जा करके, तो पेपर 1 होने में मार्किंग सिस्टम भी ज्यादा जा रहा है पहले से। जैसे हम लोग पढ़ते 60% नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम था, अब वर्तमान में अगर 80 भी आते हैं तो बच्चा 80% कम आया जा करके। अच्छा, आपके विद्यालय की तरफ से ऐसी कोई पहल की गई हो जिसमें बच्चों के कैरियर को लेकर के निजी स्कूल से आप बेहतर कर रहे हो? हाँ सर, वो तो हम कर रहे हैं, निजी स्कूल बेहतर कर रहे हैं, वो तो मैं सर करता हूँ। जैसे सर बताएं आपको, हम एक राष्ट्रीय परीक्षा होती है कक्षा 8 के बाद, उसमें हर बच्चे को रुपए मिलते हैं, हर महीने 1000 रुपए 4 साल मिलेंगे। मैं सबको फार्म भराता हूँ, मेरे विद्यालय के बच्चे लगभग आधे में पास हो जाते हैं राष्ट्रीय में। तो सर हर बच्चे को 1000 रुपए मिलने लगता है, और इंटर तक मिलता है जाकर के। और सर जिसमें जैसे इस बार इंटरमीडिएट में 423 नंबर इसके आए हैं, उसको 80,000 रुपए पर ईयर मिलता है। अच्छा। 4 साल मिलेंगे। 423 नंबर को मानक था इस बार, नहीं 401 नंबर का था, 410 नंबर का था। पूर्णांक कितना होता है उसका? 500 में 410। अच्छा। मेरे विद्यालय में 410 के ऊपर कम से कम 30-40 बच्चों के होंगे, सबको रुपया मिलेगा। 80-80 हजार रुपए मिलेगा। अच्छा। अगर वो सब विद्यालय से बीएससी करते हैं तो उनको 4 साल 80-80 हजार रुपए मिलता है। अच्छा, बीएससी करते हैं तो प्रतिवर्ष 80 हजार मिलता रहता है। तो बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं इसके लिए? आपके विद्यालय से कोई ऐसी अलग से व्यवस्था की जाती है? करता हूँ कि उनका बच्चों छाटता हूँ कि ये बच्चा अच्छा निकल रहा है, तो सर उसको अलग से पढ़वाने का प्रयास करता हूँ, और अलग से पढ़वा करके उनका क्लास बना देता हूँ। और बना करके उसमें क्या होता है, अगर बच्चे 50 निकले हमारे, तो 50 में लगभग 40 बच्चे निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, निकल जाते हैं साल वर्ष। तो एक अच्छा खासा, अगर कोई बच्चा किसी गरीब परिवार से आता है और वो पढ़ने में अच्छा है, तो एक आर्थिक मदद बहुत मदद मिलती है, सरकार की तरफ से भी प्रोवाइड होती है। सरकार बहुत मदद कर रही है अच्छे बच्चों के लिए। मतलब वर्तमान सरकार की आप तारीफ करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रही है। सरकार के लिए ऐसा कोई आप सुझाव देना चाहें जिससे
सरकारी विद्यालयों की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सर सके? सबसे बड़ा सुझाव ये अध्यापक सबसे पहले पूरे कक्षा में विद्यालय में करनी चाहिए। हम्म। विद्यालय खोलने के पहले पहला काम है सब शिक्षकों की पूरी मतलब सब शिक्षक हर मतलब आप ये मानते हैं कि जी। आज भी विद्यालयों में जी। शिक्षकों की कमी कमी है सर। तो ये वैकेंसियां क्यों नहीं निकालती है सरकार? अब सर कहाँ ये पे तो दिक्कत आ रही है? अभी तक हमारे असम पद सर खाली 30 पद खाली एल टिकट में खाली है। आपके लेकिन विद्यालय चलो- में 30 जी पद सर, खाली जी सर, हैं जी सर। और जब आपके विद्यालय में 4000 बच्चे हैं जी तब सर। आप 30 पद खाली जी सर। लेकर के विद्यालय चला रहे हो, जी, जी। तो विद्यालय की अगर देखा जाए तो जी। बुनियादी जो ढांचा है वो तो बिल्कुल खोखला है जी, एक अब तरीके ये से। मान लो सर कि 70 का यहाँ पर 70 अध्यापकों का है हम्म, और 70 में हमारे यहाँ इस समय 48 लोग काम कर रहे हैं, हम्म, 46 काम कर रहे हैं, हम्म। तो इतने तो खाली है, कम से कम खाली हो गया। तो ये फिर पद को भरने के लिए आपको किसी प्रकार सर का अध्यासन जाता है शासन को, बस खाली जाता है, हर वर्ष जाता है कि हाँ, मेरा इस विषय इतने पद खाली है, हाँ, भेजा जाता है। किसी प्रकार का कोई वहां से आपको जवाब आता है? जवाब का सर उस जगह निकालते हैं आयोग से, हाँ, तो आयोग की वैकेंसी 3 साल से नहीं हो पाई है, तो क्या अध्यापन कारण नहीं है हो कि पाते हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों वैकेंसियां हम किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, रेलवे है, बच्चों से हाँ फॉर्म डला लिया जाता है, जी एग्जाम उसकी डेट आती है एग्जाम जी की 1 साल बाद, जी एग्जाम हो जाता है, जी एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आता है 1 साल बाद। जी जिस दिन से बच्चे ने फॉर्म भरा था जी उसने तो पैसा सरकार को उसी दिन दे दिया था। जी सर। तो अगर देखा जाए तो भले ही 100 रुपए गए थे, 200 रुपए गए जी थे, सर। सरकार ने जी सरकार के राजस्व में 200 रुपए प्रति बच्चा आया। जी अगर मैं छोटा सा आंकड़ा लेता हूँ और जी 100 बच्चे पे बात जी करता हूँ तो जी यानी कि 20,000 रुपए सरकार के पास जी राजस्व पहुंच गया। जी सर। और जिस उद्देश्य के साथ आपने लिया था जी कि मैं इस एग्जाम के लिए आपसे पैसा जी लूंगा, सर। जी सर। वो एग्जाम तो आपने 2 साल बाद कराया। जी सर। तो यानी कि 20,000 रुपए आप 2 साल तक इस्तेमाल किया। जी वही 20,000 रुपए बच्चा अगर अपने खाते में रखता जी तो सर। कुछ ना कुछ उसके पैसे में वृद्धि होती। जी सर। मनी इन्फ्लेशन के तहत उसके जी पैसे में और जी सर। कमी ही आ गई जी सर। और उसको अवसर भी 2 साल बाद मिला। जी सर। तो इस को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देना सर चाहेंगे? सबसे पहला सर परीक्षा वो समय से कराना चाहिए। हाँ, ये ऐसी परीक्षाएं हैं जो शिक्षा विभाग सर सबसे हट करके है। अगर इसमें हम समय से अध्यापकों की नियुक्ति न कर पाए तो ये मान लीजिए सरकारी विद्यालयों में दुर्गत हो रही है इस समय हो रही है। बिल्कुल तो मतलब ये हम मानते हैं जी सरकारी सर। विद्यालयों की हाँ सर दुर्गत हो स्थिति रही है, बहुत हाँ ज्यादा हो खराब रही है। सर, बिल्कुल हो रही है। एक हमारा प्रयास है, जी हमने सर। एक छोटा सा प्रयास किया है, सर ने हमारा बहुत साथ दिया है इसमें। जी हम चाह रहे हैं कि जितने भी निजी विद्यालय हैं जी जो माँ बाप की जेब पे एक जी अच्छा खासा भार डालते हैं, जी हर मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर जी क्लास फैमिली से हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा ही देना चाहता जी है। सर। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का सामाजिक दबाव हम देखते जी हैं, जी जिसमें पता नहीं कौन सा ऐसा सामाजिक दबाव है जिसके तहत मजबूरी है बच्चों की प्राइवेट स्कूल में जी भेजना। जी। अब प्राइवेट स्कूल माँ बाप को भी समझ में आ रहे हैं कि हमको लूटा जा रहा है शिक्षा के बिल्कुल नाम सही पर। है सर, गलत तो नहीं कह रहा बिल्कुल हूँ सर, सही है, सत्य बात बिल्कुल जो सही मैंने है। अभी तक अनुभव करी है जी उसमें सर। हमने ये देखा है जी सर। कि विद्यालय डिसाइड करेगा, जी निजी स्कूल डिसाइड करेगा कि टाई कहाँ से लेनी है, जी सर। निजी स्कूल डिसाइड करेगा कि यूनिफॉर्म कहाँ से जी सर। लेनी है, जी निजी स्कूल डिसाइड करेगा कि जी। जूते किस दुकान हाँ से सर, लेने हैं, किताबें कहाँ से लेनी है। किताबें कहाँ से जी लेनी सर। है। जी सर। ठीक है, ये तो जी सीधा सीधा दिख रहा है कि जी शिक्षा को व्यापार बना दिया जी गया। सर। जी सर। आपके विद्यालय की जो भी ड्रेस है जी सर। आप दे दीजिए कि इस जी कलर की है, पेरेंट्स जी को जहां पे बस सही बस समझ में आएगा बस जी वो जाकर के ले बिल्कुल लेंगे। सर सही, आप विद्यालय की बिल्कुल कोई सही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई तो है मतलब नहीं कोई कि मतलब हमारी नहीं सर, फैक्ट्री में बनता है बिल्कुल केवल। सही, बिल्कुल सही सर। पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि हमारे साथ ये प्रॉफिट, देखो और सर। प्रॉफिट का जी मतलब बिजनेस, और जी सर। बिजनेस मतलब एजुकेशन को सीधा सीधा जी व्यापार बना दिया गया है, जी शिक्षा का जी बाजारीकरण है। जी तो मेरा समस्त अभिभावकों से ये निवेदन है कि आप सरकारी विद्यालयों पे भरोसा करिए। जी सर। जब तक आप जैसे शिक्षित लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे बिल्कुल सर सही, तो हमारा देश शिक्षा को लेकर के कभी आगे नहीं नहीं बढ़ बढ़ सकता है। पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। आप बेसिक की स्थिति देखते हैं, जी सर। माध्यमिक की स्थिति देखते हैं, जी मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। एक मेरे मन में थोड़ा सा सुझाव आया था जी सर जी कि सरकार सिर्फ 3 काम कर दे, जी सरकारी विद्यालयों की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। जी पहला जी कि जो उस क्षेत्र में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी पुलिस, उनके बच्चे वहीं पढ़े उनके सर। बच्चे वहीं पढ़ने जाएंगे। जी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जी विधायक सर। जी हो गए, प्रधान जी जी हो सर। गए, जी सभासद जी हो गए, जिला जी पंचायत हो गए, जी ब्लॉक जी प्रमुख हो गए, जी जी इनके बच्चों की मजबूरी कर दीजिए और आप। शिक्षकों के बच्चे वहीं पढ़े। और सबसे पहला कि जी जो टीचर है, जी सर। मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं जी आपसे, हो जी सकता है कि मैं गलत भी नहीं हूँ, सही है सर। 70 से 80% सरकारी स्कूल के टीचरों के स्वयं के बच्चे जी सरकारी स्कूल में नहीं नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। क्या कारण है इसके जी। पीछे? क्या सरकार को इसमें बाध्यता नहीं लगा देनी लगा चाहिए देनी चाहिए सर। कि आपका बच्चा, आपका स्वयं टीचर है बिल्कुल लगानी और चाहिए। आपके जैसे ही टीचर तो वहां पे पढ़ा रहे हैं, जी सर। तो आप अपने बच्चे को तो वहां पे कराइए। जी आपको स्वयं पे ही भरोसा नहीं हो रहा है। जी ठीक है, तो जी मेरा सबसे ये निवेदन है कि जी छोटा सा हमारा एक प्रयास है ये कि जी आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालिए, बिल्कुल सही वहां सर। जाकर के वहां के प्रधानाचार्य के साथ, जी टीचर्स के साथ एक बार बात करिए, जी तभी चीजें सुधरेंगी। जी
दूसरी चीज सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्या की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, वो नई शिक्षा नीतियां कैसे लागू की जा सकती हैं या कैसे लागू की जा रही हैं अभी? अब सर नई शिक्षा नीति लागू तो कर ही दिया, कर देंगे तो क्या बताया सर इसमें, हम समझे नई शिक्षा नीति तो हम तो क्या बता प्रिंसिपल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे क्यों हिसाब कह क्यों नहीं से सकते हैं? शिक्षा कहाँ समय हम इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं, नई समस्याएं तो शिक्षा जाननी नीति है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। मतलब आप एक प्रधानाचार्य पद पे बैठ के ये जी सर, इतना बड़ा एक आप स्टेटमेंट दे रहे जी हैं सर, नई कि शिक्षा मैं नीति खुद एक बहुत बड़ा भार वहन कर रहा हूँ, जी लेकिन फिर सर, भी मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। यानी कि बहुत सी समस्याएं हैं बहुत जिसको अभी समस्या सुधारने इसमें की नहीं कर सर। जरूरत है। विद्यालय गाँव में सब गाँव के विद्यालय है, गाँव में परिवेश नहीं संसाधनों का है, कैसे लागू शिक्षा नीति हो जाएगी जाकर के? सरकारी विद्यालय शिक्षा नीति लागू कर तो देंगे, वो व्यवस्थाएं कहाँ से दे पा रहे हैं सब? तो सरकार पहले ढांचा तैयार नहीं करती है, ऐसे ही बोल देती सर है। ढांचा बेहतर करना चाहिए पहले, सीधी सी बात है। एक जी सर, कक्षा 5 फेल जी मिस्त्री जो मकान बनाता जी है, जी राज मिस्त्री होता जी है, उसको भी इतनी अकल होती है कि पहले नींव तैयार करेंगे तभी जी घर जी बनेगा। सर, तो जी जो सर, पढ़े लिखे लोग वहां पे जी बैठे हैं, जी जो सर, इस पॉलिसीज को बनाते हैं, तो जी उनको सर, भी तो चीजें दिखती होंगी कि जी पहले सर, हमको स्ट्रक्चर तैयार जी करना सर, है, जी सर, ये पॉलिसी कैसे एग्जीक्यूट होगी, जी उसके सर, नियमावली बनानी है। हाँ अब बिना उसके आप जी, कोई अनाउंसमेंट हाँ कर देते हैं। गाँव देहात का परिवेश देखना चाहिए कि यहाँ पहले तो लागू एक नहीं सकता, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड एनालिसिस लेवल करेंगे ना हम। में एक छोटा सा व्यापारी भी जब जी दुकान सर, खोलता है तो पहले जी देख सर, लेता है कि ग्राहक है सर यहाँ पे कि ऐसे नहीं है। विद्यालय जहाँ बिजली भी नहीं है, गाँव में विद्यालय चले, पंखे भी नहीं, जनरेटर भी नहीं है, तो कैसे लागू हो पाएगा? समस्याएं सर, सपने देख रहे हैं विकसित सपने भारत के, हाँ नहीं सर, सपने देख रहा है जी भारत सर, विश्व गुरु सर बनने का। कानपुर देहात में विद्यालय 67 है, 30 विद्यालय लाइट नहीं होगी कम से कम, लाइट भी नहीं है। कारण क्या है? मतलब विद्यालय और टीचर भी मैंने देखा है आवाज नहीं उठाते। टीचर को भी पता है 80-90 हजार तनख्वाह तो गिर ही हाँ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसमें कोई संदेह नहीं सर। टीचर ने शिक्षा एक जिम्मेदारी होती थी, आज के समय में भी शिक्षक ने सर कहीं ना कहीं इसको हाँ सिर्फ एक नौकरी मान बिल्कुल ली है। नौकरी मान ली सर, बिल्कुल मान ली सर, लापरवाही करते हैं, और जो शिक्षक लापरवाही करता है उसी से शिक्षक भी लापरवाही होती है सर, समय से न पहुंचना, समय से क्लास न लेना, गुणवत्तापूर्ण न पढ़ाना, तो सर इसमें ये भी दोषी है। अच्छा, अभी आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आंध्र प्रदेश वर्सेस सुखदेव साहा का एक केस में अपना एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें छात्रों की हो रही आत्महत्या को एक महामारी बताया था उन्होंने। क्या लगता है आपको कि संयुक्त परिवारों का विघटन इसके लिए उत्तरदायी है? हाँ सर है, संयुक्त परिवार जब होते थे तो मिलजुल सब हम लोग काम करते थे, कोई अगर परेशान होता था तो कोई बच्चा अगर परेशान होता भी था तो माता पिता चाची चाचा बुआ सब मिलजुल कर उसको बैलेंस कर लेते थे। अब एकल परिवार हो गए, कोई समझाने वाला तो है नहीं, उसने सोचा हुआ था कर ली बच्चे ने। ये सर अच्छा, एक हमने थोड़ा सा एक रिसर्च किया था, शोध भी किया था कि जितनी भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा एक शोध भी किया गया था, जिसमें निजी विद्यालय के अध्यापकों को औसतन 4,000 और अधिकतम 40,000 रुपया वार्षिक मानदेय मिलता है। ये बहुत ज्यादा अल्प वेतन है। तो क्या लगता है कि ट्यूशन पढ़ाना उनकी एक मजबूरी है? सर है, 4,000 का कुछ नहीं सर होगा, कुछ नहीं होता, या इसका कोई और भी कारक हो सकता है? नहीं सर, उनकी क्या वेतन कम सर है, बहुत पैसा कम है सर, पैसा कम है सर, इसमें कोई संदेह नहीं सर। अध्यापक जी सर, शिक्षा में तो 12,000 वेतन है, एक सरकारी उसी में अध्यापक वेतन 90,000 मिल रहा है, क्या अंतर सर? ये मतलब क्यों ये भेदभाव क्यों हो रहा है? मैं वही जानना चाह रहा हूं। सरकार का ये अच्छा नहीं। इसको लेकर के सरकार को क्या सुझाव देंगे? सर ये सुझाव देंगे, शिक्षा को एक सबसे सर पहला, शिक्षा सबकी समान होनी चाहिए पूरे देश की। ये सब नहीं होना चाहिए आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, कोई मतलब नहीं, समान कोर्स हो सर, समान पूरे देश का पाठ्यक्रम हो। मतलब आप जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, डिफरेंट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, जितने स्टेट हैं उतने बोर्ड हैं, तो आपको लगता है कि इन सारे बोर्ड्स को खत्म करके एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए? और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही भी है कि पूरे भारत में अगर एक स्तर की शिक्षा होगी तो हमें तुलना करना आसान हो जाएगा। गांव के बच्चों को भी उसका हम गांव के बच्चे का सीधा कंपटीशन करा सकते हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे को, कक्षा 10 के बच्चे को मैं सीबीएसई के कक्षा 8 के बच्चे के सामने बिठा देता हूँ, नहीं कर पाता है। यही कारण केवल सर है, यही कारण, समानता नहीं सर, सिलेबस में भी समानता नहीं सर। 10th का सिलेबस आईसीएसई का अलग है, सीबीएसई का अलग है, यूपी बोर्ड का अलग है, राजस्थान बोर्ड का अलग है। कारण क्या है इसका? मतलब समय बदल चुका है। जिस समय पे ये नीतियां बनाई गई थी उस समय स्थिति अलग थी, उस समय विद्यालय कम थे सर। अब तो चीजें बदल चुकी है ना। विद्यालय खुला, शिक्षा समान कर देनी चाहिए सर, तो सर इससे इसका हल हो सकता है।
अच्छा, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक नियुक्त होने वाले शिक्षकों हेतु सीटेट या राज्य स्तरीय अध्यापक जो परीक्षा होती है, आर्ता परीक्षा, वो अनिवार्य कर दी गई थी। 1 सितंबर 2025 के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता को आप कैसे देखते हैं? देखो सर, ये बाद में लागू किया गया है और टेट में बहुत से बच्चे अब नहीं पास हो पाएंगे। अध्यापक जो टीचर बने हुए हैं, हाँ। उस समय था नहीं। जिस समय 2010 से टेट लागू हुआ तो उस समय तो ठीक है, लेकिन वो सब सही नहीं। मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि शायद ये फैसला गलत है कि सिर्फ टीचर्स के लिए ही क्यों, तो फिर पुलिस के लिए भी कर दीजिए कि 20 साल बाद फिटनेस के लिए दौड़ लगा के दिखाओ। डीएम के लिए भी कर दीजिए कि 20 साल बाद यूपीएससी का एग्जाम पास करो। डॉक्टर के लिए भी कर देना चाहिए 20 साल बाद नीट पास करो। तो इस तरीके से तो बड़ी गलत सर है, सारी चीजें गलत है। और माता आप इसका खुल के विरोध करते हैं? हाँ, करते हैं विरोध सर इसका। ठीक है सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ ही एक राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसके तहत 2023 में लाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति व राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता था, या कर सकते थे? और कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? कर सकते थे सर। दोनों को अलग अलग लागू करने का क्या मतलब है? एक साथ करना चाहिए सर। करना क्यों नहीं किया सरकार ने? आपको क्या लगता है अगर कर देते तो क्या एडवांटेज हो सकता था? नहीं किया है तो क्या डिसएडवांटेज है? सर इसमें क्या बताया, करना पता नहीं किस तरह से इनका क्या। आपका क्या सुझाव होगा? हमारा क्या सर, एक साथ करना चाहिए। करना चाहिए। करने पे क्या फायदे हो सकते थे सर? फायदे हैं कुछ फायदे बता दीजिए, एक दो बता दीजिए। सर शिक्षा में फायदा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाती, क्या उससे मतलब है सर? अच्छा, राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत एक वर्णित व्यवस्था डाली गई थी, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक 200 दिनों व कक्षा 6 से 8 तक 220 दिनों की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया था। क्या वास्तविकता में ये हो रहा है? नहीं हो रहा सर। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि नहीं हो रहा है? आप एक अकबरपुर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पे बैठ के कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है। कहाँ पे कमियां आ रही हैं और क्यों नहीं हो रहा है? सर इसमें कमियां क्योंकि वहाँ तो निर्धारित कर देते हैं समय ये, लेकिन बीच में तमाम छुट्टियां हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं तो ये अगर लागू किया गया था तो लागू करने से पहले देखा गया होगा ना कि कितने दिन छुट्टियां पड़ती हैं, कितने नेशनल हॉलीडे हैं, कितने गेस्टेड हॉलीडे हैं, तो पहले देख लिया गया होगा ना। विश्वविद्यालय बहुत बार या बातें हवा हवाई चल जाती हैं सर। कहीं भी अभी गर्मी होगी, कहीं सर्दी बंद हो जाएगा, बरसात बंद हो जाएगा, तमाम समस्याएं सर। अच्छा देखिए, समर वेकेशन आता है तो सरकार को पहले से पता होता है कि इतने दिन विद्यालय बंद रहेगा। विंटर वेकेशन की छुट्टियां पहले से ही पता हो जाती हैं, संडे पहले से ही पता हो जाते हैं, सरकारी त्योहार की छुट्टियां पहले से पता हो जाती हैं। तो जब सारा ये पता है तो ये इतने दिनों की कक्षा की जो अनिवार्यता है वो भी क्यों नहीं हो पा रही? इसको तो कर ही सकते हैं ना सर। हम लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन जगह नहीं हो पाता है। आप क्या होता है? हाँ सर, हमारे यहाँ क्योंकि पढ़ाई 1 अप्रैल शुरू हो जाती है, तो वही सब पुराना लागू करते हैं हमारे यहाँ। सब आप चलेंगे तो हमारा कोर्स कभी खत्म हो गया होगा पढ़ाई का, क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाई जो ये नई शिक्षा लागू हुई है, जो पाठ्यक्रम कर दिया गया अप्रैल से, ये भी अच्छा नहीं रहा देहात के लिए सर। क्यों सर अच्छा नहीं रहा? तो अप्रैल में सर बच्चा क्योंकि मानसिकता बना लेता है कि मैं जुलाई में एडमिशन लूंगा, गार्जियन बना लेता है, तो उसको भर्ती जुलाई में कराता है। और ये मान लो सर अप्रैल एडमिशन होता है, मई में होता है, जून में, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, अभी तक एडमिशन होते रहे जाकर जगह होते रहे। और आप करते हैं? सब जगह करते हैं सर, नियम लागू सर कर देते हैं। हम लोग तो नहीं कर पाते अगस्त जुलाई के बाद। अन्य विद्यालय में अगस्त तक एडमिशन होते रहते हैं, और जब पाठ्यक्रम सर जुलाई शुरू हो जाता है पढ़ाई का। इसमें नुकसान तो बच्चों का नुकसान सर होता है, कोर्स नहीं पूरा पढ़ पाता है। 2-3 महीने बच्चे क्या पढ़ देगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। ऐसा कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें शिक्षा हेतु, अभिभावकों के नाम पे कोई आपका संदेश हो, सरकार को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं सही करनी चाहिए सरकार को। अगर सरकार का जो फीस है थोड़ी बढ़ानी चाहिए, या सरकार को कुछ पैसा देना चाहिए शासन से हर वर्ष इन विद्यालयों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए। सर ना तो कोई व्यवस्था के लिए पैसा मिलता है, विद्यालय के बच्चों से ही आप जो है कोई फीस से आप जो भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जिन विद्यालयों में बच्चे कम है वो तो कुछ नहीं कर पाते, चाह करके बहुत सा प्रयास ऐसा है कि बहुत से शिक्षक हमें मिलते हैं जो कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। सर कहाँ से पंखा लाएंगे, जनरेटर कहाँ से लाएंगे हम? बच्चे बहुत पढ़ते हैं, तो फीस आ गई तो जनरेटर चालू हो जाता है, तेल आ जाता है। तो इसलिए सर यहाँ भी व्यवस्थाएं नहीं सर सरकारी स्कूलों में, इसलिए विद्यालय ध्वस्त हो रहे हैं। सर आप तो जानते हो, आप तो प्रागैपुर देख लीजिएगा और विद्यालय देख लीजिए, क्या व्यवस्था है। सीधे आप नाम ले रहे हैं विद्यालय को, आपके गांधी देख लीजिए, सर विद्यालय गांधी क्या बेचारे को आप क्या कर सकते हैं? कोई टीचर्स बहुत अच्छे हैं गांधी विद्यालय की। अगर टीचर सब अच्छे सर, आपने गांधी विद्यालय का नाम लिया, मैं वहां से पढ़ा हुआ सर, सब अच्छे टीचर है, सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं और बच्चा सर क्योंकि सुविधा भोगी हो गया, बिना पंखा पढ़ भी नहीं सकता है, अब नहीं पढ़ सकता सर।
नहीं पढ़ सकता सर। ठंडा पानी बच्चे को चाहिए अब, ठीक बात है। और सर ठंडा पानी, अच्छे कमरे चाहिए सर, अच्छी चेयर चाहिए बच्चे के लिए सर, और सर बच्चे के लिए सर व्यवस्था चाहिए। बात ये केवल है, अच्छे तो बच्चा पढ़ जाता है सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। एक बार फिर से स्वागत रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।